नाज़रीन इकराम, दास्ताने हिंद का वो बाब बंद हो चुका था जिस पर फील्ड मार्शल अय्यूब खान का नाम कंधा था। 25 मार्च 1969 की शाम जब अय्यूब खान ने इक़्तिदार की कुर्सी छोड़ी, तो पाकिस्तान एक ऐसे दौराहे पर खड़ा था जहां एक तरफ अवाम की जमहूरी अमंगें थीं और दूसरी तरफ एक बार फिर फौजी बूटों की धमक। जनरल आगा मोहम्मद यहीस खान, जो इस वक्त फौज के सरबराह थे, उन्होंने मुल्क की बागडोर संभाली और एक बार फिर पूरे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, यहीस खान का दौरे इक़्तिदार शुरू होते ही एक अजीबो गरीब कैफियत पैदा हो गई। अगरचे यहीस खान ने अपने पहले खिताब में वाज़ेह किया कि उनका मकसद इक़्तिदार में रहना नहीं बल्कि मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात करवाकर इक़्तिदार अवामी नुमाइंदों के हवाले करना है, लेकिन तारीख गवाह है कि इक़्तिदार की हवस जब किसी के सर चढ़ जाए तो वादे हवा में उड़ जाते हैं। यहीस खान के सामने दो बड़े चैलेंजेस थे। पहला ये कि मगरबी पाकिस्तान में वन यूनिट के खात्मे का मुतालबा जोर पकड़ चुका था, और दूसरा ये कि मशरकी पाकिस्तान में एक आदमी एक वोट के उसूल पर इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा था, जिसका मतलब ये था कि अक्सरियत की बुनियाद पर इख्तदार बंगालियों के पास चला जाएगा। दास्तान गो बयान करता है कि यहीस खान ने शुरू में कुछ ऐसे इकदामात किए जिन्होंने सियासतदानों को हैरान कर दिया। उन्होंने वन यूनिट को खत्म करके पंजाब, सिंध, सरहद, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को दोबारा सूबाई हैसियत दे दी। ये एक ऐसा फैसला था जिसका मुतालबा छोटे सूबे बरसों से कर रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने LFO लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत 1970 आस में आम इंतखाबात का ऐलान किया गया। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले बराह रास्त इंतखाबात होने जा रहे थे, जिसमें हर बालिग शहरी को वोट डालने का हक दिया गया था। नाजरीन, अभी इंतखाबात की गहमा गहमी शुरू ही हुई थी कि कुदरत ने पाकिस्तान को एक अजीम आजमाइश में डाल दिया। नवंबर 1970 में मशरकी पाकिस्तान के साहिली इलाकों में एक होलनाक समंदरी तूफान भूला होला साइक्लोन आया, जिसने लाखों इंसानों की जानें ले लें। इंसानी तारीख के इस बड़े अलमिये पर मरकजी हुकूमत का रद्देमल बहुत सुस्त था। शेख मुजीबुर रहमान और अवामी लीग ने इस मौका को सियासी तौर पर भरपूर इस्तेमाल किया और बंगाली अवाम के दिलों में ये बात बिठा दी कि मगरबी पाकिस्तान के हुक्मरानों को उनके दुख दर्द से कोई सरोकार नहीं। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, इंतखाबात की मुहिम अब एक जंग की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। मगरबी पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो अपने इनकलाबी नारों से नौजवानों और गरीब तबके को मुतहर्रिक कर रहे थे, जबकि मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान ने इंतखाबात को बंगाली खुदमुख्तारी का रेफरेंडम बना दिया था। यहीस खान और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां इस खाम ख्याली में थीं कि कोई भी जमात वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी और वो तकसीम करो और हुकूमत करो की पॉलिसी पर अमल करते हुए अपनी कुर्सी बचा लेंगे। मगर वो ये भूल गए थे कि जब कौमों के जज्बे बिफिर जाएं, तो वो किसी भी हिसाब किताब को तलपट कर देते हैं। दिसंबर 1970 के इंतखाबात के नताइज ने पूरे मुल्क के सियासी ढांचे को हिलाकर रख दिया। मशरकी पाकिस्तान की 162 नशिस्तों में से शेख मुजीब की अवामी लीग ने 160 नशिस्तें जीतकर कौमी असम्बली में मुतलक अक्सरियत हासिल कर ली। दूसरी तरफ मगरबी पाकिस्तान में भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। अब कानूनी और इखलाकी तौर पर इक़्तिदार शेख मुजीबुर रहमान का हक था, लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे हुए मुक़्तदिर हल्के एक बंगाली के सामने सर झुकाने को तैयार न थे। यहीं से इस अजीमुल मिये का बीज बोया गया जिसने पाकिस्तान के दो लख्त होने की राह हमवार की। इकराम, दास्ताने हिंद अब एक ऐसे मोड़ पर आन पहुंची थी जहां फतह की खुशी अलमिये की दस्तक में बदलने वाली थी। 1970 आन के इंतखाबात के नताइज ने ऐवान इक़्तिदार में बैठे सुरमाओं के तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए थे। शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें यहीस खान पाकिस्तान का मुस्तकबिल का वजीर आजम कह चुके थे, अब अपनी मुतलक अक्सरियत के साथ एक नाकाबिली शिकस्त कुव्वत बनकर उभरे थे। लेकिन इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं में कुछ और ही साजिशें परवान चढ़ रही थी। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, इंतखाबात के बाद कानूनी तौर पर पहला कदम कौमी असम्बली का इजलास बुलाना था, ताकि इक़्तिदार अक्सरियत के हवाले किया जा सके। लेकिन मगरबी पाकिस्तान की सियासी क़यादत, खुसूसन जुल्फ़कार अली भुट्टो और अस्करी मुक़्तदरा, इस बात पर हिचकिचाहट का शिकार थे कि पूरे मुल्क की बागडोर एक ऐसी जमात को दे दी जाए जिसका मंशूर 6 नुकात पर मबनी था। वो नुकात जो मगरबी पाकिस्तान के नज़दीक विफाक की कमजोरी का बायस थे। भुट्टो साहब ने इधर हम इधर तुम का वो मशहूर ज़माना नारा दिया
जिस ने मुल्क के दो हिस्सों के दरमियान सियासी खलीज को एक गहरी खाई में बदल दिया। दास्तान गो बयान करता है कि फरवरी और मार्च 1971 के वो अय्याम पाकिस्तान की तारीख के सबसे तवील और अजियतनाक दिन थे। ढाका की सड़कें एहतजाजी मुजाहिरों से गूंज रही थीं। बंगाली अवाम, जिन्होंने वोट की ताकत से अपना फैसला सुना दिया था, अब ये देख रहे थे कि उनका हक छीनने के लिए हीले बहाने तराशे जा रहे हैं। जब यहीस खान ने कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी करने का ऐलान किया, तो मशरकी पाकिस्तान में एक ऐसी लहर उठी जिसने नज्मो जब्त के परखचे उड़ा दी। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हो गई और ढाका का कंट्रोल अमलन अवामी लीग के हाथों में चला गया। नाजरीन, इस नाजुक मोड़ पर जब मुज़ाकरात की मेज पर हल तलाश करना चाहिए था, बदकिस्मती से ताकत के इस्तेमाल का फैसला किया गया। यहीस खान ढाका पहुंचे, मुजीबुर रहमान से तवील मुलाकातें हुई, लेकिन उन मुलाकातों के पीछे ऑपरेशन सर्च लाइट की तैयारियां मुकम्मल की जा रही थीं। 25 मार्च 1971 की वो स्याह रात, जब मुज़ाकरात की नाकामी के बाद फौजी कार्रवाई का आगाज हुआ, वो पाकिस्तान की तारीख का वो जख्म है जो आज भी रसता है। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके मगरबी पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया और मशरकी पाकिस्तान में एक ऐसा खूनी तसादुम शुरू हुआ जिसने भाई को भाई के सामने ला खड़ा किया। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, जहां सरहद के अंदर ये आग लगी थी, वहीं हमारा अजली दुश्मन भारत इस सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए पर तोल रहा था। भारत ने न सिर्फ बंगाली पनाह गुजीनों को पनाह दी, बल्कि मक्ती बाहनी के नाम से एक ऐसी गोरेला फोर्स तैयार की जिसका मकसद पाक फौज के खिलाफ गोरेला कार्रवाइयां करना था। फिजाओं में जंग के बादल गहरे हो रहे थे और सिफारती महाज पर पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो रहा था। दास्ताने हिंद का ये हिस्सा हमें सिखाता है कि जब सियासी मसाइल का हल गोली से निकालने की कोशिश की जाए, तो जुग्राफिया बदलने में देर नहीं लगती। नाजरीन इकराम, दास्ताने हिंद के इस हिस्से में हमने देखा कि किस तरह अवामी मैंडेट को तस्लीम न करने की कीमत एक अजीम मुल्क के इत्तेहाद को चुकानी पड़ी। लेकिन अभी इस अलमिये का सबसे दर्दनाक बाब बाकी है, वो मुहासरा, वो जंग और वो दिसंबर 16 की शाम जब सूरज डूबने के साथ ही एक ख्वाब भी चकनाचूर हो गया। इकराम, दास्ताने हिंद अब अपने इस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां अल्फाज साथ छोड़ने लगते हैं और कलम खून के आंसू रोता है। नवंबर 1971 के अवाखिर तक मशरकी पाकिस्तान के हालात एक ऐसे मोड़ पर आ चुके थे जहां वापसी का कोई रास्ता ना था। सरहद के इस पार भारत की वजीर आजम इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया का दौरा करके पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती मुहाज तैयार कर लिया था। मक्ती बाहनी की गोरेला कार्रवाइयों ने पाक फौज के लिए सप्लाई लाइनें काट दी थीं और मशरकी पाकिस्तान का कोना कोना एक सिलकता हुआ मैदान जंग बन चुका था। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, 3 दिसंबर 1971 को जंग का दायरा मगरबी पाकिस्तान तक फैल गया। पाक फिजाइया ने भारतीय हवाई अड्डों पर हमले किए, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। भारत ने अपनी पूरी अस्करी कुव्वत के साथ मशरकी पाकिस्तान पर 3 अतराफ से हमला कर दिया। जमीन पर टैंकों की यलगार थी, फिजा में भारतीय तैयारों का राज था और समंदर में भारतीय बहरिया ने चटागांग और कराची की बंदरगाहों का मुहासरा कर रखा था। मशरकी पाकिस्तान में तैनात हमारे जवानों ने, जिनकी तादाद दुश्मन के मुकाबले में बहुत कम थी और जिन्हें महीनों से कोई ताज़ा कमक नहीं मिली थी, अपनी जानों की वो अजीम कुर्बानियां दें जिन्हें तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। दास्तान गो बयान करता है कि हिंद की मट्टी ने उससे पहले ऐसा मंजर नहीं देखा था जहां एक ही कौम के दो हिस्से एक दूसरे के खून के प्यासे कर दिए गए हों। बैनुल अक़वामी बिरादरी, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा, सिर्फ करारदादों तक महदूद रही। अमरीकी बहरी बेड़ा, जिसका शिद्दत से इंतजार किया जा रहा था, कभी साहिल समंदर तक न पहुंच सका। तन्हाई और बेबसी के उन लम्हों में 16 दिसंबर 1971 की वो शाम आई जिसने करोड़ों दिलों को जख्मी कर दिया। ढाका के पलटन मैदान में जनरल अमीर अब्दुल्ला खान न्याजी ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने हथियार डालने की दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। नाजरीन, ये महज एक फौज की शिकस्त नहीं थी, ये इस ख्वाब की शिकस्त थी जो 1947 आव में लाखों जानों के नजराने देकर देखा गया था। सूरज गुरूब हो रहा था और उसके साथ ही पाकिस्तान का मशरकी बाजू कटकर एक नया मुल्क बांग्लादेश बन चुका था। 90,000 से जायद पाकिस्तानी सिपाही और शहरी जंगी कैदी बना लिए गए। मगरबी पाकिस्तान में जब ये खबर पहुंची तो जैसे पूरे मुल्क पर सफ़े मातम बिछ गई। यहीस खान के खिलाफ अवामी गुस्सा इस कदर बढ़ा कि उन्हें इक़्तिदार छोड़ना पड़ा
और 20 दिसंबर 1971 को जुल्फकार अली भुट्टो ने एक शिकस्ता और टूटे हुए पाकिस्तान के पहले सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और सदर के तौर पर हल्फ उठाया। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, दास्तान हिंद का ये बाब हमें ये इबरत देता है कि जो कौमें अपनी दाखिली कमजोरियों का इलाज नहीं करती और जो सियासी मसाइल को बंदूक के जोर पर हल करने की कोशिश करती हैं, उनका जोग्राफिया महफूज नहीं रहता। भुट्टो साहब के सामने अब एक ऐसा पाकिस्तान था जिसकी मईशत तबाह थी, जिसकी फौज के हौसले पस्त थे और जिसके हजारों बेटे दुश्मन की कैद में थे। उन्होंने कौम से वादा किया कि वो टुकड़ों को इकट्ठा करेंगे और एक नया पाकिस्तान बनाएंगे। नाजरीन किराम, किस्त नंबर 16 का इख्तिताम उस अजीम उल्मिए पर होता है जिसने बरसगीर की तारीख को हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन दास्तान अभी खत्म नहीं हुई। ये सफर अब एक नए अज़्म, एक नए आइन और एटमी ताकत बनने के उस ख्वाब की तरफ बढ़ेगा जिसने पाकिस्तान को एक नई शनाख्त दी। दास्तान हिंद के अगले हिस्से यानी किस्त नंबर 17 में हम जिक्र करेंगे जुल्फकार अली भुट्टो के दौरे इख्तिदार का, शिमला मुआहिदा, 1973 का मुत्तफ़िका आइन और वो तारीखी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जिसने मुस्लिम उम्मा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया। क्या भुट्टो साहब इस बिखरे हुए पाकिस्तान को दोबारा एक मजबूत रियासत बना पाए? ये जानने के लिए देखिए दास्तान हिंद की अगली किस्त। अफजल दास्तान टेलीविजन के साथियों, जुड़े रहिए इस सच्ची और लर्ज़ाखेज दास्तान के साथ।